गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अंदर टेस्ट सीरीज 4 पार्ट चल रहा था, तो हमने 3 टेस्ट सीरीज कर ली थी। अब आज हम जो टेस्ट सीरीज सेट करेंगे वो चलेगा हमारे 4 टेस्ट सीरीज। तो आपने अगर पहले टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप है ना हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तीनों की तीनों प्लेलिस्ट आप प्रैक्टिस सेट चेक कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर लेना, अच्छे से लेना, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफी जरूरी है। तो आप इनको देखना, इनके अंदर से क्वेश्चन आपसे एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप होगा। तो चलो आज हम अपना जो प्रैक्टिस सेट 4, हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है इसमें से प्रैक्टिस सेट 4 कंटिन्यू करते हैं। आइए सब लोग आ जाइए। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1973 में सत्यशोध समाज की स्थापना की थी? तो किसने सत्यशोध समाज की स्थापना की थी? तो आप कमेंट में बताइए कि किसने सत्यशोध सत्यशोध समाज की स्थापना की थी। तो किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने, या आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या राधाकांत देव ने, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने? किसने की थी? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो ये की थी आपके ज्योतिराव ज्योतिराव गोविंद राम फूले ने। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? ये किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए की क्षमता रखता है, या यह किसी वस्तु की आवश्यकता को असंतुष्ट करने की इच्छा है, या फिर यह किसी वस्तु की आवश्यकता को असंतुष्ट करने की क्षमता है, या यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की इच्छा है? तो आप इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की बात करें तो ये आंसर है, यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को नवंबर 2023 में किस देश के खिलाफ अपना 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो किसके जब उन्होंने खेला तब किया था? तो आंसर बताइए इसका। तो अगर इसकी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, किसने? दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने खेला तब उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत पिंड की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है? किसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो आप आंसर बताइए, किसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो ये होती है आपकी 2/4 मल्टीप्लाई बाय प्रतिबल मल्टीप्लाई बाय विकृति मल्टीप्लाई बाय आयत। आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदची कोरोसावा द्वारा जिबरेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी, जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोदवन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कब किया था? कब किया था? तो अगर इसकी बात करें तो ये किया था आपके 1926 में। कब किया था? 1926 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो कौन सा मानक मात्रक है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये है आपके जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसके निर्माण की बात करें तो ये किया गया था 1906 में। कब किया गया था? बिल्कुल सही आंसर है, 1906 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे?
मनोहर लाल जी खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो किस राज्य के थे? तो ये थे आपके हरियाणा के। किसके थे? हरियाणा के। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाहन को किस प्रकार प्रभावित किया है? किस प्रकार प्रभावित किया है? प्रौद्योगिकी ने सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को समान रूप से कम किया है। प्रौद्योगिकी उन्नति से केवल मैनुअल और निम्न कौशल वाली नौकरियां ही प्रभावित हुई है, या इसने विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है, या फिर प्रौद्योगिकी उन्नति का रोजगार प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर इसकी बात करें तो इसने विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों के नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, और साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खारी झीलों या रेत में गिरने वाली जानी जाती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि किसमें? खारी झील के अंदर गिरती है। कौन सी नदी है? तो अगर कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। तो कृष्णा नदी क्या करती है? डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा कहाँ बनाती है? आपकी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। अगर महानदी की बात करें तो ये आपके उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसके अलावा अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपके यमुना नदी, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और ये जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसके बाद में अगर बात करें लूनी नदी, तो लूनी नदी आपके क्या है? राजस्थान में बहती है, और राजस्थान में बहती हुई क्या है? खारी झीलों या रेत में गिरकर अपना त्याग कर देती है। तो अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लूनी नदी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? तो किसमें किया था? तो अगर इसके बात करूं तो पूर्वी थिएटर, किसमें किया था? पूर्वी थिएटर में आपके आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्नाटक संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य है? गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है, ख्याल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा है, या फिर पद तेलुगु और तमिल भाषाओं के विद्वान की संरचना है? तो आंसर कौन सा होगा? आंसर क्या होगा इसका? तो अगर इसकी बात करें तो ये अगर गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा बात करें तो पद तेलुगु और तमिल भाषाओं से विद्वान की रचना है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, और 2 आपके बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके 2 होगा, 1 और 3 दोनों सही सत्य है, सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? अगर इसकी बात करें तो लाहौर को दिल्ली कब लाया था? तब हमने ऐबक आपके जो गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश हमने देखा था कि इसको दिल्ली किसने बनाया था? दिल्ली जो राजधानी है, ये दिल्ली राजधानी किसने बनाई थी? तो हमने देखा था, तब अगर कुतुबुद्दीन की बात करें तो कुतुबुद्दीन के काल में लाहौर राजधानी थी। अगर कुतुबुद्दीन की बात करें तो कुतुबुद्दीन के काल में लाहौर राजधानी थी। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम था, गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। और अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो उसका वास्तविक जो संस्थापक था ये इल्तुतमिश था। और यही यही लाहौर से दिल्ली तक, यही जो लाहौर से दिल्ली तक इस राजधानी को लेके आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी थी?
तो किसने लिखी थी? तो अगर इसकी बात करें तो ये लिखी थी आपके संजय पादव ने। किसने लिखी थी? संजय पादव ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था? तो किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो हमसे आंसर बताइए। तो अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये क्या था? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो किसको हम ताम्रपाषाणी युग स्थल के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ताम्रपाषाणी युग के रूप में? तो अगर इसकी बात करें तो कायथा, बुजुर्हिंद, उजुर्ग, मेहरगढ़ या फिर कायथा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कायथा को ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतावादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन देते तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूल प्रदान करते हैं। तो कौन मॉड्यूल प्रदान करते हैं? कौन मॉड्यूल प्रदान करते हैं? तो इसकी बात करें तो ये निदेशक सिद्धांत क्या करते हैं? निदेशक सिद्धांत क्या करते हैं? इसको मॉड्यूल प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक थी? अगर 10 करोड़ से अधिक बताएं तो ये थी आपके बिहार की। किसकी थी? बिहार की। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? बिहार का था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझाने की प्रक्रिया विकसित की थी। तो किसने विकसित की थी? तो आंसर बताइए, किसने विकसित की थी? तो अगर इसकी बात करें तो ये की थी आपके मार्शल नीरेनबर्ग ने। किसने की थी? मार्शल नीरेनबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक के उद्घाटन संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके जो ये संस्करण है, इसका संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये हुआ था महाजन राजस्थान में। कहाँ हुआ था? महाजन राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों 2017-18 के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो अगर राज्य की बात करें, तो अगर हम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र की जो सड़कों की लंबाई है वो सर्वाधिक है। और अगर हम देशों में बात करें, अगर देशों की बात पूछे तो देशों में यूएसए की सर्वाधिक है और सेकंड नंबर पे आता है हमारा भारत। सेकंड नंबर पे आता है भारत। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो संघीय कार्यकारिणी का जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो इसका कौन होता है प्रमुख? तो इसकी बात करें तो ये होता है आपके सांपति। कौन होता है? सांपति। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों 2 सिग्नल रिले उपग्रह को किस देश द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था, जो भावी लूनर प्रोब मिशनों के लिए संचार सेतु के रूप में कार्य करेगा? तो कौन कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर बताइए, कौन कार्य करेगा? कौन कार्य करेगा? तो ये करेगा आपके चीन। कौन करेगा? चीन। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में श्री हरिकोटा से लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के प्रथम संकट का नाम बताइए। तो इसका प्रथम संकट का नाम क्या है? तो ये है आपके अग्निबाण। कौन सा है? अग्निबाण। तो ये आता है आपके 4th नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप बताइए कौन जिम्मेदार है?
इसकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलोत्तुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा है? पांड्या, चोल, राष्ट्रकूट या गुर्जर प्रतिहार? किसका राजा है? आप बताइए किसका राजा है, किस वंश का राजा है? तो ये आता है आपके चोल का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चोल का ये क्या है? चोल वंश का क्या है? राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों की सदस्यता है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीईओ मतलब कोप 28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक किस पर आयोजित किया गया है? तो किस पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपके दुबई पे। किस पे आयोजित किया गया था? दुबई पे। अगर हम बात करें कि कोप कोप 29 कोप 29 28 तो आपके दुबई में हुआ था, और अगर हम बात करें कि कोप 29 कहाँ होगा, तो ये होगा बाकू बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान में अगर आपसे कोप 29 पूछे कि कोप 29 होने की संभावना कहाँ पर है, तो ये बाकू अजरबैजान के अंदर है। कोप की बात करें तो ये आपके जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है इसके द्वारा कोप का निर्धारण किया गया था, और ये आपके अभी तक 28 कोप हो चुके हैं, और अभी अब जो नेक्स्ट कोप होगा ये होगा कोप 29, और ये होता बाकू अजरबैजान में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता में स्थापित बैथ्यून स्कूल के प्रथम सचिव थे? तो कौन थे इसके प्रथम सचिव? तो इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो इसकी बात करें तो ये थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कौन थे इसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने और आकार के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे नैतिकता और मानदंडों द्वारा मापा और सहायता प्रदान की जा सकती है। तो इसके अंदर किसकी सहायता प्रदान की जा सकती है? तो कौन सा पैमाना है? तो आप बताइए किस पैमाने पर सहायता प्रदान की जा सकती है? तो अगर इसकी बात करें तो विकास के पैमाने पर, किस पे? विकास के पैमाने पर सहायता प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो यह आएगा आपके 86वां जो मौलिक अधिकार है, इस जो 86वां आपके संविधान संशोधन है इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को कौन किस में डाल दिया? मौलिक अधिकार में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? अगर हम बराक नदी की बात करें तो जो आपकी बराक नदी है, ये बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदी है। सहायक नदी अगर इसकी बात करें तो कौन से राज्य में बहती है? तो ये बहती है आपके मणिपुर में। कहाँ बहती है? मणिपुर के अंदर। तो इसका आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर मेघना की बात करें तो मेघना जब आपके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी चली जाती है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो किसके कारण होते हैं दर्दनाक छाले? इसकी बात करें तो इसका आंसर है आपके HSV1। किसके द्वारा? HSV1। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता वाले कुपोषण मुक्त झारखंड कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अगर इसकी बात करें तो ये था आपके पोषक मानकों और बाल कल्याण को बेहतर करना। क्या करता? पोषण मानकों और बाल कल्याण को बेहतर बनाना इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो किसको निर्विरोध चुना गया था? बताइए आप आंसर कि किसको निर्विरोध चुना गया था? किसको निर्विरोध चुना गया था? तो ये चुना गया था आपके कार्डो नियोग्यो। किसको? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में अंतरराष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को किया गया था। क्या किया गया था? अधिमूल्यित, मुद्रित, स्थिरीकृत और अवमूल्यित। क्या किया गया था? क्या किया गया था? तो अगर इसकी बात करें तो ये किया गया था अवमूल्यित। क्या किया गया था? अवमूल्यित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? तो यह आएगा आपके नवोरिया गीत। किसका? नवोरिया गीत। जो नवोरिया गीत है ये एक लोक संगीत का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय रिपोर्ट, इंडिया नेशनल एमपीआई रिपोर्ट की मापना के लिए कितने संकेतों को उपयोग किया गया था? तो कितने संकेतकों का उपयोग किया गया था? कितने संकेतकों का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपके कितने का किया गया था? 12, 16, 10 या 14। तो ये किया गया था आपके 12 संकेतों का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा है जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नाथुला, लिपुलेख, लावाधुरा, लंपियाधुरा, कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में आपकी एक तो है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लावाथुरा दर्रा, लावाथुरा दर्रा, इसके अलावा आता है लंपिया दर्रा, लंपियाथुरा दर्रा, इसके अलावा आता है माना दर्रा, इसके अलावा आता है नीति दर्रा। ये कुछ दर्रे हैं जो कि आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। लेकिन जो आपके नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा उत्तराखंड में ना होकर ये है आपके सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में ये दर्रा पड़ता है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। तो ये उत्तराखंड में ना होकर सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है? तो जो आपके विकास बैंक है ये कौन सी भूमिका निभाता है? सरकारी पेंशन निधि का प्रबंधन करना, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पर्यवेक्षण करना, या विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसकी बात करें तो ये होता है आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक में शामिल कौन नहीं है? अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक में शामिल कौन नहीं है? डब्ल्यूटीओ, ये आपके व्यापार संगठन है। एक आता है आईबीआरडी, एक आता है आईबीएम जो आपके मुद्रा कोष है। तो इसके अलावा एक आता है गेट। इनके इनमें से अगर हम बात करें तो विश्व बैंक में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपके गेट। गेट एक विश्व बैंक में शामिल नहीं है। ये आपकी एक निजी संस्था है, ना कि एक वैश्विक संस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति एक लेंस की शक्ति -0.25D, इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी, प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होगी? अब ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति ग्लोबेटिनेरिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो किस राज्य में की गई थी? इसकी खोज किस राज्य में की गई थी? इसकी जो खोज है किस राज्य में की गई थी? तो ये की गई थी आपकी मेघालय में। कहाँ की गई थी? मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा पुरुष T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की तालिका में किस स्थान पर रहे? तो किस स्थान पर रहे थे? दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या पांचवें स्थान पर या पहले स्थान पर? किस स्थान पर रहे थे? किस स्थान पर रहे थे? तो ये रहे थे आपके किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल साइंसेज श्रेणी में विज्ञान युवा 2024 पुरस्कार विजेता प्रो अरविंद पेनमसा निम्नलिखित में से किस संस्थान में सहायक प्रोफेसर है? तो किस संस्थान में सहायक प्रोफेसर है? धनबाद, भोपाल, बेंगलुरु या फिर बॉम्बे? किस में सहायक प्रोफेसर है? किस में सहायक प्रोफेसर है? तो ये है आपके IISC बेंगलुरु। IISC बेंगलुरु में ये सहायक प्रोफेसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? अगर मैं बात करूं कि खरीफ फसल वो होती है जो कि आपके मानसून में बोई जाती है। तो मानसून के अंदर अगर बोले कि मानसून में कौन कौन सी फसलें होती है, तो इसमें होती है आपकी बाजरा हो गई, चावल चावल कुछ ऐसी फसलें जैसे कि आपके दालों में आ जाते हैं मूंग, मोठ, तिल। ये कुछ प्रकार की ऐसी फसलें होती हैं जो कि आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। इसके अलावा कुछ होती है आपकी रबी की फसलें। रबी की फसलें, ये रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। इसके अंदर आता है आपके जो गेहूं, चना, इसके अलावा हो जाता है आपके सरसों, सरसों, अलसी। ये कुछ प्रकार की क्या है जो कि आपके शीत ऋतु में या रबी की फसलों में रूप में लिया जाता है। अब अगर हम कहें कि खरीफ के मौसम से निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है, तो आपके जो है, चना है, गेहूं है, ये तीनों की तीनों फसलें कौन सी है? शीत ऋतु की या फिर इसको बोले तो रबी की फसलों से जुड़ी हुई है। लेकिन चावल जो है ये आपके खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी? तो किस वर्ष विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2009 में की गई थी, ये 2004 में, 2005 में, 2001 में। तो ये की गई थी आपके 2005 में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर्ज की गई? तो आप बताइए किसमें अधिकतम साक्षरता साक्षरता दर्ज की गई? अगर साक्षरता की बात करूं तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो आती है आपकी, सबसे पहले आती है केरल में। सबसे पहले आती है केरल में। सेकंड नंबर पे आती है मिजोरम में। सेकंड आती है मिजोरम में। थर्ड नंबर पे आती है गोवा में। थर्ड नंबर पे आती है गोवा में। अगर मैं कहूँ कि न्यूनतम साक्षरता है ये कहाँ पर मिलती है, तो ये आती है आपके सबसे पहले बिहार में, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में, और उससे भी कम आती है राजस्थान में। कहाँ पे आती है? राजस्थान में। अब अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता आती है मिजोरम में। कहाँ पर आती है? मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी याचिका उन कार्यपालिका उन निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहे। तो किस में की जाती है? तो अगर इसकी बात करें तो ये किस में की जाती है? किस में की जाती है? तो अगर इसकी बात करें तो ये की जाती है आपके परमादेश में। किस में की जाती है? परमादेश में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, या अनुच्छेद 56 के सॉरी 75 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत की सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे, या फिर अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो इसका आंसर क्या है? किस पे कार्य करेगा? तो इसका आंसर बताइए क्या है? तो इसका आंसर बताइए कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर अगर हम पूछे तो इसका आएगा अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा साहित्य सागर में रचित कहानियों का एक संग्रह है, तो वो किस में है ये संग्रह? तो अगर इसकी बात करें तो ये आता है आपके संस्कृत में। किस में आता है? संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर इतने क्वेश्चन है। इसके बाद में ये आप सारे क्वेश्चन देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देखना। और अगर आपने और टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके टेस्ट सीरीज चेक कर लेना। हमने 3 टेस्ट सीरीज कर ली और ये आपकी 4th टेस्ट सीरीज है। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम कल कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू सो मच।